लास्ट टाइम हमने आपसे चार्ल्स लॉ की बात करना शुरू की थी और जिस तरह बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों ही मैट्रिक की फिजिक्स में पढ़े हुए थे। मैट्रिक में पढ़ाने के अंदाज में और इंटर में पढ़ाने के अंदाज में थोड़ा सा फर्क है। आप यही दोनों लॉ अगले साल इंशाल्लाह ताला फिजिक्स में फिर पढ़ेंगे। इस तरह ये एक ही टॉपिक 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप बच्चे बच्चे हैं, जब हम बच्चे थे तो हम ये 4 कंसेक्यूटिव ईयर पढ़ते थे। हमारे ज़माने में ये टॉपिक 9th की केमिस्ट्री में भी था, फिर मैट्रिक की फिजिक्स में था, फिर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में था और फिर सेकेंड ईयर की फिजिक्स में था। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जब 9th का बच्चा पढ़े या मैट्रिक का बच्चा पढ़े तो भी वही चीज़ पढ़े, फिर फर्स्ट ईयर में आ जाए फिर हम उसे वही चीज़ पढ़ाएं, फिर सेकेंड ईयर में आ जाए फिर हम उसे वही चीज़ पढ़ाएं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। टॉपिक वही है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है, क्लास बढ़ती है, हम उसमें कुछ और बातें ऐड करते हैं, एक तरह से उसे तरक्की देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, साइंस के ये सिंपल लॉज जो आप पढ़ते हैं, याद रहे, इन्हें सिंपल हम बनाते हैं। हमसे मुराद है टीचर, जो आपको उतनी ही बात बताते हैं जितनी हमारे ख्याल में आपकी समझ में आ सकती है। हम इसकी कॉम्प्लिकेटेड बातें, एडवांस लेवल की बातें जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों बताएं। तो जब वक्त पड़ता है या कोई बात से बात निकलती है तो थोड़ी बहुत आगे की बातें बता देते हैं। तो अब जब आप फर्स्ट ईयर में आए तो हमने बॉयल्स लॉ में खास तौर पर एक बात यह ऐड की कि भाई असल में लॉ थोड़ी था, असल तो चीज ये थी कि बॉयल भाई ने एपरेटस बनाया था टू मेजर दी प्रेशर, और उस एपरेटस ने हमारा काम आसान किया। तो वो मानोमीटर और बैरोमीटर की बातें थी। और अब चार्ल्स का असल काम था द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आधा आपसे बात करनी थी, बाकी आधी अब हुई, तो मैंने जानबूझ के बात याद दिला दी। पूरी बात नहीं हुई है, इसीलिए बच्चों को सबसे ज्यादा तड़प थी, क्वेश्चन थे, और वो मैंने जानबूझ कर अलाउ किया ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन बात मेरी समझ रहा है, सुन रहा है। अब वो इंशाल्लाह आज पूरी हो जाएगी। तो चार्ल्स लॉ हमने कहा आपसे कि हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और गैस के वॉल्यूम और उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन देखते हैं। और वो रिलेशन क्या थी, स्टेटमेंट भी हमने लास्ट टाइम लिखी थी। उसके मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट। हमने थोड़ा सा इस एब्सोल्यूट को समझाने की कोशिश की, और जो भी आपको समझा सके उसकी समरी ये थी कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया जाता है तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता, और अगर केल्विन में दिया जाता है तो वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब दिया गया कंप्लीट। तो इस बात से जो हलचल मची सबसे ज्यादा, वो ये मची कि जो जिंदगी भर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, उनको लगा के ये पता नहीं ये वाला टेम्परेचर गलत होता है। गलत नहीं कहा मैंने, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और मैं खुद भी साइंस की कैलकुलेशन के अलावा लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में मुझे टेम्परेचर मेजर करना होता है, मैं कभी केल्विन यूज नहीं करता, कोई नहीं यूज करता। हमारा हम वही यूनिट यूज करते हैं जो जरा हमारे लिए ज्यादा फेमिलर है ना, जिसके यूज टू हैं हम। तो जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं ना, मुझे 103 बुखार है, इसका यूनिट क्या है, इसका डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी डॉक्टर जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो यूनिट को यूज करते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये जो मौसम की खबरों वाले आपको बता रहे होते हैं आज तो चलो बारिश हो गई, वरना आज से पहले ये चल रहा था कि आज कराची में 39 है, फील्स लाइक 44 है। ये जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल लाइफ में हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हैं टू गिव यू ए रिलेटिव लेवल ऑफ द टेम्परेचर। वो गलत नहीं हो जाता है, वो अपना मैसेज आपको कन्वे कर रहा है। क्योंकि हम सबको ये पता है कि जब हम बॉडी का टेम्परेचर बताएं और वो टेम्परेचर जो है
98.5 नॉर्मल होता है, उससे जितना ऊपर जाएगा वो डेंजरस है। और हम तो अक्सर यूनिट भी नहीं बोलते हैं। खुद बताइए, जब बातचीत चल रही होती है आपस में कि और 102 बुखार हुआ है और तेरे को बहुत खराब है, तो आपने कभी उसके साथ फ़ारेनहाइट कहा? नहीं कहा ना। वो नंबर ही काफ़ी है, क्योंकि बोलने वालों को भी पता है कि बुखार किस रेंज का खतरनाक है। कभी सुना किसी ने कहा मुझे 13 बुखार है? ये तो कोई बुखार ही नहीं होता ना भाई। तो इसका मतलब है चूंकि हम उस यूनिट के आदी हैं और हमें उसका रेफरेंस पता है, तो उससे काम चल रहा है। हर जगह इन यूनिट से काम चल जाता है। कहाँ नहीं चलता? सिर्फ साइंस की कैलकुलेशन। वहां आपको टेम्परेचर का यूनिट कंप्लीट करना पड़ता है और केल्विन लेना पड़ता है। तो मैंने आपको जो कुछ समझाया उसमें ये कहा कि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में 273.16 जमा कर दें तो वो केल्विन स्केल बन जाता है। ये बात कैसे पता चली, ये बात कैसे पता लगाई चास ने, ये अब हमें बताना है। ये हम इस लॉ की मदद से ही बताएंगे। तो ये जो बातें थी लास्ट टाइम की समरी स्टेटमेंट हमने लिख ली थी, अब हम बिल्कुल इस लॉ के फॉर्मेट पर चलेंगे। इंट्रोडक्शन लिखा, स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद क्या था? मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफ एंड देन एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बिल्कुल इसी तरह चार्ल्स लॉ भी लिखेंगे। तो एक चीज लिख चुके हैं, इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट। अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। लेट, बिल्कुल उसी तरह से बॉयज लॉ में किया था। लेट वी किस चीज का सिंबल है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। और यही था। खास तौर पर और स्ट्रिक्टली कैपिटल टी बनाइएगा, क्योंकि हमने नोटेशन ये बना रखी है कि कैपिटल टी is for absolute temperature and small t is for temperature in degree centigrade और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सिर्फ कैपिटल टी लिख देने से पता चल गया कि इसका मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ द चार्ल्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू Charles law at constant pressure volume is directly proportional to। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में कहा था कि एक वैल्यू जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके डबल मल्टीप्लाई करके इंक्रीज की जाएगी, दूसरी वैल्यू उसी फैक्टर से डिवाइड करके डिक्रीज होगी, तब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हमने कहा था कि एक को डबल करेंगे तो दूसरी वैल्यू हाफ होनी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेंस सिंपल है। सिर्फ ये ना कहिए कि एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, सिर्फ ये कहेंगे तो ये तो डायरेक्टली रिलेटेड का सेंस दे रहा है। मतलब प्रोपोर्शनल का तकाजा है कि आप यूं कहें कि आप जिस रेशो से या जिस प्रोपोर्शन से एक वैल्यू बढ़ाएंगे उसी प्रोपोर्शन से दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। आप एक वैल्यू को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके बढ़ाएंगे दूसरी चीज भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर बढ़ेगी। यानी आप एक वैल्यू को डबल करेंगे दूसरी वैल्यू भी डबल होगी, आप एक वैल्यू को ट्रिपल करेंगे दूसरी वैल्यू भी ट्रिपल होगी, सिर्फ इंक्रीज नहीं होगी, एग्जैक्टली ट्रिपल होगी। तब वो कहलाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब ये बात बॉयल्स लॉ में भी आ गई थी कि जब आप प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट। और फिर अगर मैं टी को वॉल्यूम के साथ लेफ्ट साइड पर ले आऊं तो टी वॉल्यूम से डिवाइड होगा और यहाँ बचेगा सिर्फ कांस्टेंट, जिससे हमें ये पता चला कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो जब भी आप उन्हें डिवाइड करते हैं, आप उनका रेशो लेते हैं, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर होगा। इफ यू रिकॉल योर मेमोरी एंड रिकॉल द बॉयल्स लॉ, तो उसमें क्या कहा था? इफ टू थिंग्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी कांस्टेंट।
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वालों को जब भी मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों को जब भी डिवाइड करें तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। जिस तरह मैंने वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आपको एक अलग से समझाने के लिए चार्ट बनाकर शो किया था इस फैक्ट को कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज़ें होती हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी तरह यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों के लिए भी कर सकते हैं। सपोज ये किसी गैस का वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का एक छोटा सा टेबल है। मेरी गैस 1000 ml का वॉल्यूम रखती थी जब टेम्परेचर था 50 केल्विन। हमने टेम्परेचर डबल करके कर दिया 100 केल्विन। तो अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेफिनेशन वॉल्यूम को क्या हो जाना चाहिए, डबल, तो वो हो जाना चाहिए 2000 ml। अगर मैं टेम्परेचर को फिर डबल करूं और वो 100 से 200 हो जाए, वॉल्यूम 2000 से 4000 हो जाएगा। अगर आप इसे फिर डबल करें और ये 400 केल्विन हो जाए तो वॉल्यूम 4 का डबल यानी कि 8000 ml हो जाएगा। ठीक है ना, यही होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब मैंने क्या दावा किया था कि अगर दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी जब भी आप उन्हें डिवाइड करेंगे एक ही जवाब बार बार आता रहेगा। चेक करके देख लेते हैं किस किस को डिवाइड करना है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। वॉल्यूम पहली रीडिंग में कितना है 1000 और टेम्परेचर है 50। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, आपके हाथ में अगर कैलकुलेटर हो तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं, वरना मेरी बात पे यकीन कर लें 20 जवाब आएगा। दूसरी रीडिंग में जब आप 2000 को 100 से डिवाइड करेंगे, अगेन 20 जवाब आएगा। तीसरी रीडिंग में जब आप 4000 को 200 से डिवाइड करेंगे, वही 20 जवाब आएगा। फिर अगर आप 8000 को 400 से डिवाइड करेंगे, वही 20। तो आपने क्या देखा, जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनका रेशियो हमेशा 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 कांस्टेंट होगा। यही बात पिछली स्लाइड के आखिर में हम लिख चुके हैं कि v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट v अपॉन टी इज इक्वल्स टू k। बताने की जरूरत नहीं है कि k जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का सिंबल हो गया। तो हम इस इक्वेशन को 1 कहते हैं और कहते हैं कि इक्वेशन 1 represents single state law of single state form of Char's law। K is proportionality constant also called rate constant, also called, बल्कि इसको कुछ भी नहीं also called कहना, बस K is proportionality constant। अच्छा, फिर क्या किया था, अगर हमें याद आ जाए तो हमने बॉयल्स लॉ में भी इसी तरह एक इक्वेशन बनाई थी, उसमें चूंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी तो दोनों का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर था। तो फिर हमने आपसे कहा था इससे हम एक और अंदाज से अपने लॉ को स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बॉयल्स लॉ में भी यही करते हैं। इक्वेशन 1 से हमें एक नेट स्टेटमेंट मिल रही है। एक स्टेटमेंट ऊपर लिख दी थी ना, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। अब इस बात को देखकर आप कह सकते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस के गिवन मास का वॉल्यूम और उसके एब्सोल्यूट टेंपरेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो फ्रॉम equation 1 we can restate the
Boyle's law, Charles law is, और अब जो नई स्टेटमेंट है वो क्या बन रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो ऑफ वॉल्यूम of the given mass of gas is and its absolute temperature is constant. अब अगर आप इक्वेशन 1 देखें तो उसे देखकर हमारे सामने जो नई स्टेटमेंट आ रही है उसके मुताबिक अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो जब भी आप गैस के गिवन वॉल्यूम के मास को और उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे आपका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, जो मैंने ऊपर बनाकर भी दिखा दिया। बॉयल्स लॉ में भी मैंने ऐसा ही एक टेबल बनाया था और अभी चार्ल्स लॉ में भी, ये सिर्फ आपने बनाया है, तो ये जहन में रहे, ऐसा ना हो कि आप जब इसके बारे में जब आए हो तो आप भी साथ बना दें। जाहिर सी बात है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको इसलिए समझाने के लिए है क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है। तो ये पेपर में ऐसा कोई वैल्यूज़ के साथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना है। तो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी जाएंगी। तो अब ये हो गया जो हिस्सा, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ रहे हैं बॉयल्स लॉ से तो खुद ही आपको याद आएगा कि आफ्टर दिस हमने कहा ओके, बॉयल्स लॉ में क्या कहा था कि जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कांस्टेंट आएगा, तो हमने इससे उसकी डबल स्ट्रेट फॉर्म निकाली थी। यहाँ भी हम चार्ल्स लॉ की डबल स्ट्रेट फॉर्म निकालेंगे जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। वहाँ थी P1 V1 = P2 P2, देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन कोई हमसे पूछ रहा है तो पहले उसका जवाब ले लेते हैं। जी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। हेलो सर, प्लीज सर नेट का थोड़ा कनेक्शन जो कट रहा है वो थोड़ा सा प्लीज आप रिपीट कर दें। बेटा मेरे ख्याल में मैं बार बार एक ही बात बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। अब मुझे और कौन सी चीज रिपीट करनी है बता दें, मैं जो सर बात जो कह रहा हूँ। ये जो आपने स्लाइड पर लिखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ कंफ्यूजन है मुझे बताइए, पढ़े, मैं आपको वही समझा देता हूँ। सर आपने लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट, मतलब जी, थोड़ा सा मतलब ये रिपीट कर दें। है पूरा बेटा, और मैं यही जब से आया हूँ यही बोले जा रहा हूँ बार बार। मतलब अगर एक आदत डेवलप करनी है कि आप हर थोड़ी देर के बाद क्लास डिस्टर्ब इसलिए करें क्योंकि आपका नेट खराब हो रहा है, तो ये तो ज्यादती की बात है ना यार। मैं देख रहा हूँ हर थोड़ी देर बाद क्लास शुरू नहीं होती, आप पढ़ना। आप अगर एक दफा गौर से देखें तो इस चार्ट में मेरे ख्याल में मैंने आपके सामने यही पूरा 4 दफा कैलकुलेट करके दिखाया है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मुझे बताइए मैं इसमें से अलादीन का जिन निकालूं, क्या निकालूं इसमें से? तो दिस इज अनफेयर। ना समझ में आना इट्स अ डिफरेंट थिंग, और नेट आपका डिसकनेक्ट हो जाना दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो दो इश्यूज को मर्ज मत करें, मैंने क्लास शुरू होते ही इसीलिए आपसे कहा है। अब अगर आप ये चाहें कि जिस दिन आपका नेट इस्टेब्लिश हो हम उसी दिन पढ़ाएं तो साल में 4 दिन पढ़ा सकेंगे आप, तो इम्तिहान दीजिएगा खुद ही। तो उसका इलाज मैंने इसीलिए आपसे कहा कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स द हार्ड वे। हम लेक्चर भी ले रहे हैं, हम स्लाइड्स भी शेयर करते हैं और फिर हम लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है। नेवर इंटरप्ट द लेक्चर इन बिटवीन, मैंने इसलिए बार बार कहता हूँ। आखिर में आप जो दिल चाहे पूछिए। लास्ट लेक्चर में हमने 10 मिनट तक कोई 5 सवालों के जवाब दिए थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन बीच में आप सबको डिस्टर्ब करते हैं और खासतौर पर जब ये बताने की कोशिश करते हैं ना मेरा नेट डिस्टर्ब हो रहा है, तो भाई अब इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। तो ये इस वक्त आपके सामने सब चीजें वही लिखी हुई है कि जब हम कहते हैं दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली, एक चीज जिस प्रोपोर्शन से बढ़ेगी दूसरी चीज उसी प्रोपोर्शन से बढ़ेगी।
अगर हम एक चीज को डबल करेंगे दूसरी चीज भी डबल होगी, एक चीज को ट्रिपल करेंगे दूसरी चीज भी ट्रिपल होगी, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई। फिर मैंने दूसरी कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले मैथमेटिकली सामने लेकर आया हूँ। अगर मैं आपके सामने ये फर्स्ट स्लाइड लाऊं तो हमने एक सिंपल सी 2-3 लाइनों वाली डेरिवेशन की कि इफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं, कांस्टेंट आता है। और फिर अगर मैं ये टेम्परेचर लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं तो ये वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। और फिर खुद ब खुद आपके सामने जो इस वक्त आ गई बात, वो क्या कह रही है कि व्हेन यू डिवाइड वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर द आंसर इज कांस्टेंट। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि हम एक वैल्यू को जिस प्रोपोर्शन से बढ़ाते हैं दूसरी वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ती है, या आप ये नोटिस करेंगे कि हम जब भी उन दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं एक ही आंसर बार बार आता है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने आपके सामने ये एक रफ सा टेबल भी बनाया जिसमें मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज शो की। आप देखें उन वैल्यूज में क्या हो रहा है, मैं वॉल्यूम को डबल करता गया हूँ, 1000 से 2000 से 4000 फिर 8000, और टेम्परेचर भी डबल करता गया हूँ। इसका मतलब है ये, जब हम टेम्परेचर डबल कर रहे हैं वॉल्यूम भी डबल हो रहा है। और हम क्या नोटिस कर रहे हैं, आप जब भी वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करते हैं 4 दफा मैंने डिवाइड किया है और हर दफा मेरा आंसर क्या आया है, 20 20 20 20। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। आप चाहे जितनी दफा उनकी वैल्यू को चेंज कर लें, उनकी वैल्यू का रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यही इंग्लिश में लिख दिया फिर कि एट कांस्टेंट प्रेशर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और अब इसी बात को इस्तेमाल करके हम इस लॉ की डबल स्टेट फॉर्म बनाएंगे और हमने कहा लेट V1, अगर मैं कहूं V1 है इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं कहूं T1 कैपिटल T1 है तो इनिशियल टेम्परेचर, एंड ऑब्वियसली जब कैपिटल T लिखा है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही है, बार बार ये लफ्ज एब्सोल्यूट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, इट्स नाउ अंडरस्टूड। तो अगर ये इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर है तो फिर चार्ल्स लॉ के मुताबिक जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, यही तय हुआ है कि जब भी डिवाइड करेंगे यही जवाब आएगा। लेट कॉल इट इक्वेशन 2। अच्छा, अब मैंने कहा सिमिलरली, ये तो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर था, अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करके V2 करूं तो ये कहलाएगा फाइनल वॉल्यूम, और टेम्परेचर हो गया कैपिटल T2, दिस इज फाइनल टेम्परेचर। तो फिर दोनों का रेशो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अब मेरी बात दोबारा वही चीज मैंने कोट की कि जब भी मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करूंगा आई ऑलवेज गेट द सेम आंसर। तो मैंने 2 दफा किया, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज लेकर, और दोनों दफा उनका रेशियो अगर के आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2, अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को मिला दूं, सॉरी 2 एंड 3, तो क्या होगा, इक्वेशन 2 में है V1 ओवर T1 और इक्वेशन 3 में है V2 ओवर T2। ये दोनों किसके बराबर हैं, K के। इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। तो जिस तरह बॉयल्स लॉ की डबल स्टेट फॉर्म बनी थी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, वहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का इनिशियल प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम के फाइनल प्रोडक्ट के बराबर था। यहाँ V1 ओवर T1 है विच इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का इनिशियल रेशो वॉल्यूम और टेम्परेचर के फाइनल रेशो के बराबर है। तो इसको हमने कहा इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 इज कॉल्ड डबल स्टेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। तो अब ये जो मैंने आपके सामने चार्ट बनाया था, अगर आपको भी फिर दिखा दूं,
तो इसमें तो मैंने 4 वैल्यूज ली थी, यानी ये जो 1000 ml है ये V1 था, डबल करके 2000 हो गया तो ये V2 हो गया, फिर डबल करके 4000 हो गया तो ये V3 हो गया, फिर डबल करके 8000 हो गया तो ये V4 हो गया। 50 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर है, T1 100 डबल किया तो T2 हो गया, फिर डबल किया तो T3, फिर डबल किया तो इसका मतलब है इनफैक्ट मैंने यहाँ पर V1 को T1 से डिवाइड किया तो 20 आया, V2 को T2 से डिवाइड किया तो भी 20 आया। इसका मतलब है V1 और T1 और V2 और T2 इन दोनों का रेशियो बराबर है, क्योंकि हमने भी ड्राइव भी किया। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप 2 से ज़्यादा दफ़ा भी वॉल्यूम को चेंज करें और V3 T3, V4 T4, V5 T5, V6 T6 ऐसे चेंज करते जाएं तो ये तय है हर दफ़ा डिवाइड करने पर आंसर सेम आएगा। इसलिए मैं अपनी इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिमिलरली multiple state form is given as, तो कैसे लिखी जाएगी, V1 over T1, V2 over T2, V3 over T3 और Vn over Tn, यानी जितनी दफा चाहें आप ये रेशियो निकालें, आपका आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल स्टेट फॉर्म है। लेकिन ये याद रहे बॉयज लॉ में भी निकाली तो मल्टीपल स्टेट फॉर्म भी थी, लेकिन फिर खास तौर पर कहा था न्यूमेरिकल में इसे यूज करें। वहाँ न्यूमेरिकल में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 पर फोकस किया था, यहाँ न्यूमेरिकल में V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2 पे फोकस करें। दैट्स अ डबल स्टेट फॉर्म। तो ये छोटी सी बिल्कुल उसी अंदाज की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। देखिए हमें थोड़ा सा एडवांटेज लेना है चीज़ों को समझकर और रिलेट करके, तो ज़रा आसान हो जाएगा याद करना। तो फिर वो याद करना कहलाएगा, रट्टे लगाना नहीं कहलाएगा, अगर चीज़ थोड़ी सी समझ के करेंगे तो ये उसी फॉर्मेट के साथ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी जैसे बॉयज लॉ की थी। बस फर्क ये है कि इस लिहाज से दोनों में फर्क आया कि वहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से वहाँ जो प्रेशर और वॉल्यूम की 2 वैल्यूज थी उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता था, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से हमेशा वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट आता है। ऑल अदर थिंग्स आर सेम, बाकी सारी बातें बिल्कुल एक जैसी थी। क्या करना है, अगर आप वही बॉयज लॉ वाली कहानी को याद रखे हुए हैं तो इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम इसी बात को, यही मल्टीपल स्टेट फॉर्म जो हमने लिखी है, इसको हम एक डायग्राम की मदद से भी दिखा सकते हैं ताकि एक ही नजर में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चार्ल्स लॉ कैन ऑल्सो बी गिवन एज, तो इधर जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी बनती। वहाँ हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, यहाँ ये समझिए एक थोड़ा सा हम ट्राइंगल टाइप की चीज बनाते हैं और उसके 2 टुकड़े। अब हम क्या दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए जब वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1 था, दोनों को छोटा छोटा बनाया। तो जब टेम्परेचर भी कम था तो वॉल्यूम भी कम था। फिर आपने टेम्परेचर को जिस प्रोपोर्शन से बढ़ाकर T2 किया है, वॉल्यूम भी उसी तरह से इंक्रीज होकर V2 हो गया। फिर आपने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, T3 कर दिया, और इसी तरह वॉल्यूम भी और इंक्रीज हुआ, वो V3 हो गया। फिर आपने टेम्परेचर को और इंक्रीज किया और T4 कर दिया, तो वॉल्यूम भी और इंक्रीज हुआ और तो इस डायग्राम की खूबी है कि इट्स एन एक्सीलेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द फैक्ट कि जिस प्रोपोर्शन से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन से वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये V1 T1 V2 T2 V3 V4 ये हमने डायग्राम की मदद से शो किया है कि जिस तरह से T का साइज बढ़ा रहे हैं उसी तरह V का साइज बढ़ा रहे हैं, टू गिव यू दी कॉन्सेप्ट कि दोनों एक ही प्रोपोर्शंस के साथ बढ़ रहे हैं। ये हो गया चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट के बाद उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब क्या रह गई बात, अब है इसका ग्राफ। जैसे बॉयज लॉ का ग्राफ था, इस तरह इसका ग्राफ है। स्टैंडर्ड ग्राफ ये है कि जब आप 2 ऐसी चीजों का ग्राफ बनाते हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ उसमें एक शर्त है, और वो ये है कि वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से शुरू होती है। तो अब मैं आपको समझाने के लिए 2-4 बातें करूं फिर ग्राफ बनाऊंगा। याद रहे, अगर 2 चीज़ों के दरमियान हम ग्राफ बना रहे हैं
ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, मगर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही है। ओरिजिन तो इसको कहते हैं ना जहाँ एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ये तो ये ओरिजिन से तो नहीं शुरू हो रहा। अगर स्ट्रेट लाइन आए मगर अदर देन ओरिजिन पर आए तो हम कहते हैं यहाँ ये जो दो क्वांटिटीज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपने बना दी ए बी, ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोपोर्शनल नहीं। प्रोपोर्शनल के लिए जरूरी है कि आपका ग्राफ सिर्फ स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, then only then they are called directly proportional। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये डिग्री सेंटीग्रेड का झगड़ा क्या हुआ। बस जिस तरह आप हैरान होते हैं हुए लास्ट टाइम कि सर आप डिग्री सेंटीग्रेड की बेइज्जती कर दी, हम तो उसी को यूज करते हैं, तो क्या हम गलत करते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों की कंसर्न आए, तो बिल्कुल वैसा ही चार्ल्स लॉ के जमाने में हुआ। सब वही यूनिट यूज करते थे जो उन्होंने पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड बनाकर यूज किया, और बड़ा कहना चाहिए कि बेहतरीन तरीका था कि उन्होंने कहा ओके जो टेम्परेचर वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा हो उसे प्लस में नोट करो, और जो कम होगा उसे माइनस में नोट कर लो। माइनस से इतना ज्यादा चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी यूज कर लो कि फर्क पैदा है, कर लिया, और उससे हमारा काम चल रहा था, उस वक्त भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। तो वो जगह जहां आकर आप फंसे और आपको ये जरूरत पेश आई कि नहीं, आपको सब जगह नहीं तो कुछ जगहों के लिए टेम्परेचर के यूनिट को कंप्लीट करने की जरूरत है, हर जगह इनकम्प्लीट टेम्परेचर का यूनिट नहीं चल पाएगा। तो वो जगह कहाँ आई, जब चार्ल्स ने बहुत सारी गैसेस के वॉल्यूम और उनके टेम्परेचर का ग्राफ बनाया। याद रहे ये चार्ल्स के लॉ पेश होने से पहले की बात है। इसका मतलब है कौन सा यूनिट यूज हो रहा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वाला यूनिट और केल्विन तो बना ही चार्ल्स लॉ के बाद है, बल्कि ये चार्ल्स लॉ की मदद से बना है। तो जब चार्ल्स ने अपना लॉ प्रेजेंट नहीं किया था तो उस वक्त वो ग्राफ बनाते वक्त क्या करता था, वो एक्स एक्स टेम्परेचर और वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में था और वाई एक्सिस पे लेता था वॉल्यूम, ठीक है ना। अब ग्राफ बनता था तो कैसे बनता था, ग्राफ बनता था इस तरह कि वो स्ट्रेट लाइन होता था, मगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे आती, it is not starting, it will start from some point on y axis। तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल वो समझ जाता था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में जो है ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड तो हैं लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं। यानी मैं डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर को डबल करता हूं तो वॉल्यूम डबल नहीं होता, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा लेकिन डबल नहीं होता। इसलिए चूंकि वो डबल नहीं होता तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लफ्ज यूज ही नहीं कर सकता। वरना उनके दिल में तो ये थी जैसे प्रेशर का और वॉल्यूम का इतना अच्छा रिलेशन मिल गया, अभी मिल जाएगा, मिला ही नहीं, ग्राफ बनाते थे ऐसा आता था। तो अब चार्ल्स ने कहा कि शर्त ये है कि जब आप दो चीजों की का आपस में कंपैरिजन करवाएं इस मकसद के लिए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो जब टेम्परेचर जीरो हो तो वॉल्यूम को भी जीरो होना चाहिए, तब वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना। ओरिजिन पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू जीरो होती है। तो वो कहते थे कि जब हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, अब यहाँ टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम जीरो नहीं हो रहा। इससे ये साबित हुआ कि वॉल्यूम इसलिए जीरो नहीं हो रहा कि टेम्परेचर भी जीरो नहीं है। ये जो आप जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं ये असल में जीरो नहीं है। जीरो टेम्परेचर की क्या खूबी होगी, जब टेम्परेचर जीरो होगा तो दुनिया में कोई गैस बचेगी नहीं, क्योंकि सारी गैसेस ठंडी होकर लिक्विड और लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बन चुके होंगे। तो जब दुनिया की सारी चीजें फ्रीज होकर सॉलिड बन जाएंगी और गैस होगी नहीं तो द वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी कंसीडर्ड एज जीरो। तो जीरो टेम्परेचर की पहचान या निशानी क्या है, जिस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया इसका मतलब वो टेम्परेचर जीरो टेम्परेचर है। तो चार्ल्स ने कहा क्यों ना मैं अपने ग्राफ से प्रिडिक्शन करूं। क्रिकेट तो देखते होंगे ना सारे, अब तो खैर काफी अरसे से मैच नहीं है, जब क्रिकेट होती थी और पहली टीम ने बैटिंग कर ली और दूसरी टीम की बैटिंग शुरू होती है तो इसी तरह ग्राफ बनाते थे। वो एक टीम का ग्राफ रेड कलर का बनता है, दूसरी का ग्रीन कलर का बनता है, और वो प्रिडिक्शन करते थे कि आया ये टारगेट चेस कर लेगा या नहीं, 50 ओवर के बाद ये कहाँ होंगे। ग्राफ से यही फायदा होता है ना कि आप ये देखते हैं ट्रेंड कि अगर ये अभी 20 ओवर में इन्होंने इतने रन बनाए तो 50 ओवर तक कितने बना लेंगे, वो कहलाता था प्रोजेक्टेड टोटल। जरूरी नहीं है कि वो हो जाए लेकिन हम प्रोजेक्शन करते थे। इसी तरह इसने कहा कि व्हाई नॉट आई प्रोजेक्ट,
तो इसने प्रोजेक्ट करने के लिए क्या सोचा, इसने कहा देखिए अगर मैं अपने एक्सिस को इस तरफ लेके जाता हूँ तो मेरे ख्याल में हम में से जितने भी बच्चे हैं कम से कम उन्हें ग्राफ की इतनी बातें तो पता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस होता है और ये माइनस एक्स एक्सिस होता है। इसमें एक्स एक्सिस की जो भी टर्म है वो नेगेटिव में ली जाएगी। वो कौन है? टेम्परेचर। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में टेम्परेचर माइनस में है। उसने कहा कि अगर ये जो मेरा वॉल्यूम की लाइन है जो मैंने रेड कलर से शो की है, अगर मैं इसे पीछे लेके जाऊं ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखने के लिए कि किस पॉइंट पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से टच होती है, जिस पॉइंट पर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से टच होगी इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब हमने कहा इसका टेम्परेचर प्रिडिक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है इस तरफ जा रहा हूँ तो ये फर्ज कर लें प्लस में टेम्परेचर रहा है 100 300, तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा तो ये हो जाएगा -100, ये हो जाएगा -200, तो उसने और यहाँ कहीं होगा -300, तो ये तो -100 से पहले आ रहा है ना। उसने पूरे केयरफुली स्केल बनाकर हिसाब लगाया तो पता लगा इस पॉइंट की वैल्यू बन रही है -273.16। यानी उसने अपने ग्राफ की मदद से ये प्रिडिक्ट किया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर आकर 0 होना चाहिए। ये लफ्ज मैं होना चाहिए इसलिए यूज कर रहा हूँ कि चार्ल्स के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट करके इतना कम टेम्परेचर अचीव कर सके, क्योंकि जिस जमाने में वो थे उस जमाने में तो फ्रिज भी नहीं था, वो टेम्परेचर कैसे कम करता। तो उसने थ्योरेटिकली अंदाजा दिलाया अपनी लॉजिक के जरिए कि उसका ख्याल है कि ये टेम्परेचर हो। इस ग्राफ को उसने कई गैसेस के लिए बनाया, सिर्फ ये एक नहीं बना, इसने और भी गैसेस के ग्राफ बनाया और जब वो ग्राफ पीछे लेके जाता था हमेशा -273 पर जाकर वो वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता था। इसकी बिना पर इसने एक तरह से प्रिडिक्शन दी कि 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए आपको 0 से कितना पीछे जाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तकरीबन 273.16 पीछे जाना पड़ेगा। जिससे उसने कहा कि अब अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालेंगे तो आप हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में 273.16 ऐड करेंगे तो हमारा टेम्परेचर केल्विन बन जाएगा। याद रहे हम आसानी की खातिर ये 0.16 इग्नोर कर देते हैं अपने न्यूमेरिकल्स में और सिर्फ 273 ऐड करके काम चला लेते हैं, जो एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा मसला नहीं, हमें इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए। हाँ, जब इतनी एक्यूरेसी चाहिए होगी तो डेसिमल वाला भी यूज करेंगे। तो अब आप 273 कहें या 273.16 कहें, दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ से इसको पता चला, लेकिन जाहिर सी बात है हम क्यों यकीन करेंगे इसकी बात का, पागल है क्या? उसने ग्राफ बनाया, मान लें हाँ यही है, अभी तो बात हुई ग्राफ तो प्रोजेक्टेड है ना, गलत भी हो सकता है। तो पॉइंट यही है कि अगर ये गलत निकलता कुछ अरसे के बाद, जब साइंसदान कुछ और एक्सपेरिमेंट करते तो फिर इसे कोई पूछता भी नहीं। चूंकि ये गलत नहीं निकला तभी तो उसे याद कर रहे हैं। तो प्रेजेंट 1770 में किया होगा बेशक इसने, लेकिन उसके बाद कई साल को इस गुजरने के बाद साइंसदानों ने ऐसे तरीके निकाले जिससे वो खुद टेम्परेचर कम कर लेते थे और उन्होंने क्रॉस कंफर्म किया। जितने एक्सपेरिमेंट आज तक किए हैं 2020 तक, सब एक्सपेरिमेंट्स ने इस बात की कंफर्मेशन की और बल्कि 2005 में, आज से 15 साल पहले, हमने बिलाखिर ये टेम्परेचर अचीव भी कर लिया और हर लिहाज से कंफर्म कर दिया कि यस, चार्ल्स वाज एब्सोल्युटली राइट। तो ये इसका असल कारनामा था। अब ये मैंने फिर दोबारा समझाने के लिए कि हाउ ही यूज ग्राफ टू इंटरप्रेट दिस फैक्टर, ये रफ से तरीके से बनाया है। अब नेक्स्ट टाइम हम ग्राफ को प्रॉपर तरीके से भी बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसका पैराग्राफ भी लिखेंगे। तो जो कुछ मैंने अभी बताया है वो एक दफ़ा फिर रिपीट हो जाएगा, फिर आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि अगर कोई किसी वजह से आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है आज के प्रॉब्लम की वजह से, तो वो कवर हो जाए। ठीक है? तो अब ये जो कुछ हमने आज बताया है इसकी स्लाइड्स भी हम आपसे शेयर करेंगे और इसीलिए आज बहुत स्लो रखी है बात, सिर्फ मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरी की है, बहुत आसान सी थी जो, और ग्राफ समझाया है। ये ग्राफ फिर समझाना पड़ेगा, जब हम कल इसे लिखेंगे तो दोबारा मैं सारी बातें रिपीट कर दूंगा। तो जो बच्चे आज नहीं क्लास ले सके या उन्हें इंटरप्शन मिल रही थी, उनका भी लॉस नहीं होगा, उनको भी तो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह पूरी मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम यहाँ अपनी क्लास खत्म करते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ओके बेटा।